जैसे जैसे 2022 का चुनावी साल करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे अनेक सरकारों द्वारा शिलान्यास और लोकार्पण के काम भी तेज होते जा रहे हैं। जनता को लुभाने के लिए सरकारें अधूरे पड़े कामों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। साथ ही राजनीतिक पार्टियों को एक दूसरे पर तीखे जुबानी हमलों की बौछार भी तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने 201 करोड़ की 196 विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने ज्यादा समय नहीं लगाते हुए पहले की सरकारों को निशाने पर लिया और पहले की सरकारों को दंगे के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए परिवारवाद को भी निशाने पर लिया। उत्तर प्रदेश में दंगे उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी। दंगों के कारण कोई निवेश नहीं करना चाहता था। दंगों के कारण यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ गया था। विकास के नाम पर लूट खसोट होती थी और विकास की परिभाषा प्रदेश नहीं परिवार हो गया था। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां बिजली देने में लोग भेदभाव करते थे। 4 जिले में बिजली आएगी, वह भी आधी अधूरी, बाकी 71 जनपद टकटकी लगा करके देखते थे कि हो सकता है कि हमारे यहां भी बिजली कभी आएगी। वहीं यूपी में 5 सालों के बाद कब्रिस्तान का मुद्दा एक बार सामने आ गया है। सीएम योगी ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि पिछली सरकारों के समय कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई जाती थी। आज बीजेपी सरकार में तीर्थ क्षेत्रों का विकास हो रहा है। पहले विकास एक परिवार का होता था, आज प्रदेश की 25 करोड़ जनता का विकास हो रहा है। पहले विकास के नाम पर उल जलूल योजनाएं अपने स्वयं के स्वार्थों के लिए बनाई जाती थी। उल जलूल योजनाएं पैसा ग्राम्य विकास के लिए नहीं, पैसा तीर्थों के विकास के लिए नहीं, पर्व और त्योहारों के लिए नहीं, कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे लूट खसोट करने के लिए दिया जाता था। वहीं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर बनने की उम्मीद सिर्फ बीजेपी से ही लगाई जा सकती थी। अखिलेश यादव तो अब्बा जान की राह पर आकर गोली चलवा देते। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर बनने से प्रसन्नता है? दोनों हाथ उठा करके मुझे बताओ कि क्या प्रसन्नता है आप लोगों में? भगवान राम के मंदिर बनने से खुश हैं? क्या ये भगवान राम का मंदिर क्या ये कांग्रेस के लोग बनाते? क्या कांग्रेस के लोगों से उम्मीद करते थे? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग अयोध्या में राम का मंदिर बनाते? और बबुआ से तो बोलना ही क्या है। भाइयों बहनों, बबुआ तो अब्बा जान की राह पर होते, राम मंदिर निर्माण के लिए जाते तो गोली मार देते, क्योंकि आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने से फुर्सत होती तो आपकी आस्था का सम्मान करते, विकास करते। यूपी में चुनाव से पहले सीएम योगी के विरोधियों पर तीखे हमले इस बात को दर्शा रहे हैं कि बीजेपी इस बार फ्रंट फुट पर बैटिंग करने की मंशा से ही मैदान पर उतरी है। पहले जिन्नावादी, फिर लाल टोपी और अब 5 सालों के बाद एक बार फिर से कब्रिस्तान का मुद्दा उठाना ये बीजेपी की आक्रामक रणनीति को दर्शाता है। INS रिपोर्ट। क्या आज किसान आंदोलन की वापसी का ऐलान हो जाएगा? क्या सरकार और किसान के बीच जारी खींचतान खत्म हो जाएगी? क्या दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान घर वापस लौट जाएंगे? संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से पहले बुधवार को
सवाल कई थे, लेकिन शाम आते आते ये साफ हो गया कि सरकार और किसानों के बीच जमी बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। 2 कदम और आगे बढ़ी है और आज जो ड्राफ्ट आया है वो हमारे बीच की जो सहमति है वो ये है कि ड्राफ्ट तो अभी हम ओपन नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से उस पर सहमति बन गई है और सरकार की तरफ से जो ड्राफ्ट आया था उसको लेटर में बदलना, सरकार का ऑथराइज चिट्ठी आनी, वो अभी बाकी है। हमने एसकेएम की तरफ से सभी ने, हरियाणा ने, पंजाब ने, या जो भी साथी बीच में थे, सभी ने मिलके उस पर सहमति जता दी है कि जहां तक सरकार पहुंची है वहां तक हमारी सहमति है। एक बार इस आंदोलन को स्थगित जो है वो उस मांगों पर सहमति है और जैसा वो लिख के आएगा उसके बाद कल की जो है वो फिर मीटिंग रखी गई है। अभी स्थगित करने का निर्णय नहीं है, वो कल की मीटिंग में लिया जाएगा। कल तक वो ड्राफ्ट जो है, कल 12 बजे मीटिंग है, जैसे ड्राफ्ट सरकार पे आएगा, सरकार का आएगा, वैसे हमारी दोबारा से फिर मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद फिर हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर हुई किसान आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में केंद्र सरकार और मोर्चे के बीच सहमति बन गई है, लेकिन अभी एक पेच सरकार की ओर से आधिकारिक चिट्ठी को लेकर फंसा हुआ है। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक चिट्ठी नहीं आ जाती तब तक आंदोलन खत्म करने का फैसला नहीं लिया जा सकता। अब मोर्चे की अगली बैठक गुरुवार दोपहर 12 बजे होगी। ये आंदोलन अभी जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, बातचीत सालों से हो रही है। जब तक हमारे हाथ में कोई ठोस जो सरकार की तरफ से ऑफिशियल ऑर्डर जिस तरह का होता है, सरकार का नोटिफिकेशन, सरकार का जो प्रक्रिया है, साइन होके हमारे हाथ में नहीं आ जाती हैं, तब तक कयास लगाए जाते हैं। लेकिन ये तय हो गया कि हमारा सहमति बन गई है, हमारा विवादित मुद्दे नहीं रहे हैं। लेकिन अब सरकार के पाले में है गेंद, सरकार किस तरह से उस पर एक्ट करती है वो कल तक निकल के सामने आ जाएगा और जैसा भी सरकार निर्णय लेगी उसके बाद उसी के अनुसार हम कल वाली जो मीटिंग है उसमें आगे विचार करके आगे की बात सोचेंगे। जो सरकार का प्रस्ताव जो कल आया था उस पर जो हम लोगों को ऑब्जेक्शन थे वो आज दूर किए गए हैं। प्रस्ताव आया है, उस पर एक औपचारिक सहमति हुई है। असली निर्णय कल होगा जब सरकार की तरफ से एक लिखित में समझौता होगा। जो प्रक्रिया है औपचारिक वो पूरी कल हो जाएगी, तो इस पर अंतिम फैसला कल होगा। वैसे सरकार के प्रस्तावों पर सहमति होगी। यानी ये माना जाए कि किसान लगभग जीत चुके हैं। हाँ, इसमें दो राहें नहीं। साथ ही किसानों ने सरकार के प्रस्ताव में 3 बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराई है। किसानों का कहना है कि एमएसपी पर कमेटी में सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल संगठनों को जगह दी जाए, किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लिया जाए और आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा दिया जाए। अब ओवरऑल जो नतीजा यहाँ से निकला है, कुछ देर पहले प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता में साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि जैसे ही लिखित सरकार की तरफ से आता है हम लोग उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। मोहम्मद शुएब, INSTV, सिंघू बॉर्डर। सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया है। भारतीय वायुसेना ने इस बात की पुष्टि की। सीडीएस रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी हेलीकॉप्टर में सवार थी। MI-17 में कुल 14 लोग सवार थे, जिसमें 13 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मैं तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से बहुत दुखी हूँ, जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया है। उन्होंने पूरी लगन से भारत की सेवा की। मेरी संवेदनाएं शोक स्तब्ध परिवारों के साथ हैं।
सीनियर जनरल रावत की मौत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के लिए एक बहुत ही दुखद दिन है। उन्होंने कहा कि हमने अपने सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को एक बहुत ही दुखद दुर्घटना में खो दिया। अमित शाह ने कहा कि वह सबसे बहादुर सैनिकों में से एक थे जिन्होंने अत्यंत भक्ति के साथ मातृभूमि की सेवा की है। उनके अनुकरणीय योगदान और प्रतिबद्धता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। मुझे गहरा दुख हुआ है। अमित शाह ने आगे कहा कि मैं मधुलिका रावत और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के दुखद निधन पर भी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें इस दुखद क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करे। घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख जताया है। रक्षा मंत्री ने कहा, तमिलनाडु में आज एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के आकस्मिक निधन से गहरा दुख हुआ। उनका असामयिक निधन हमारे सशस्त्र बलों और देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। इस हेलीकॉप्टर में सवार ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जीवित बचे हुए हैं। घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज जारी है। आपको बता दें कि ये दर्दनाक हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर के पास बुधवार दोपहर को हुआ। जिस हेलीकॉप्टर के साथ ये हादसा हुआ वो भारतीय वायुसेना का MI-17 V5 था। हादसे के बाद जो विजुअल सामने आए थे वे बेहद दर्दनाक थे। हेलीकॉप्टर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आया और उसमें आग की लपटें उठ रही थी। नीलगिरी पहाड़ियों में जहां यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो एक जंगली इलाका है, जिसकी वजह से मलबे तक पहुंचने के लिए थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि पहाड़ी पर मलबा बिखरा हुआ था और लोग घने धुएं और आग के बीच राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए थे। इस घटना के बाद पूरे देश में शोक का माहौल है। INS रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.